हाय एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये है वीडियो पार्ट 2। पहले वीडियो में हमने बायो क्लास 10th का थर्ड चैप्टर लिया था, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो ये पार्ट सेकंड है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स समझने से पहले एक बार और जान लो कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, री का मतलब होता है अगेन, और प्रोडक्शन का मतलब प्रोड्यूस करना, यानी कि अपने ही जैसे ही सेम कॉपी को प्रोड्यूस करना ही क्या कहलाता है, तो रिप्रोडक्शन कहलाता है। जब भी हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन जो है प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है, ठीक है। यानी कि प्यूबर्टी वो पीरियड होती है जिसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होने लगते हैं, मैच्योर होने लगते हैं, और जो बॉयज़ एंड गर्ल्स है वो सेक्सुअली मैच्योर होने लगते हैं। किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। यानी कि वह कैपेसिटी, वह पीरियड जिसके दौरान जो हमारे बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वेल मेंटेन होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी बोलते हैं, ठीक। और ये जो प्यूबर्टी है ये मार्क है किसका? एडोलसेंस का। कि मतलब एडोलसेंस की एज क्या हो गई? स्टार्ट हो गई। इसके लिए सिम्टम क्या है? प्यूबर्टी है, ठीक है। और जब किसी बच्चे या किसी लड़के या लड़की में क्या होता है, फिजियोलॉजिकल और हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको? एडोलसेंस बोलते हैं। जब फिजियोलॉजिकल और हार्मोनल चेंजेस होंगे तो क्या आएंगे उनमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्स ऑर्गन वेल डेवलप्ड होंगे, ठीक। अब देखो, इसके बाद से बात करनी है। अब इन मेल्स आफ्टर प्यूबर्टी टेस्टिस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म एंड मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। देखो, जो मेल होता है ना, वो प्यूबर्टी के बाद, जब प्यूबर्टी एक बार ऑनसेट द प्यूबर्टी स्टार्ट हो गए तो उसको क्या प्रोड्यूस करेगा? रिलीज करने लगेगा स्पर्म, और जो मेल का एक और हार्मोन रिलीज होने लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। जबकि वहीं फीमेल्स में आफ्टर प्यूबर्टी ओवरीज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ओवा एंड फीमेल सेक्स हार्मोन आर कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। देखो, जब प्यूबर्टी हो जाती है तो जो हमारी ओवरी है वो हर मंथ क्या रिलीज़ करती है? एग को रिलीज़ करती है। हर मंथ एक एग एक ओवरी से रिलीज़ होता है। अब ऐसा नहीं है कि दोनों ओवरीज जो हैं वो एक साथ एग को रिलीज़ करेंगी, नहीं। अगर लेफ़्ट वाली ओवरी करेगी तो लेफ़्ट वाली ही करेगी, अगर राइट वाली कर रही है तो राइट वाली करेगी। लेकिन जो वेल डेवलप्ड होती है वो लेफ़्ट वाली ओवरी होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हमारी लेफ़्ट ओवरी होती है फीमेल की, वो क्या करती है? एग को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। एग को प्रोड्यूस करती है। अब देखो, ठीक, हमने मेल के हार्मोन को समझा कि क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। जबकि जो फीमेल का हार्मोन है वो क्या है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। एक और चीज़, जो एस्ट्रोजन होता है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे कि ब्रेस्ट की साइज़ का इंक्रीज होना, अंडर आर्म्स का आना, एग का रिलीज होना, ये सब कौन करवाएगा? तो एस्ट्रोजन करवाएगा। जबकि प्रोजेस्टेरोन का काम क्या करना है? प्रेगनेंसी के लिए फीमेल के यूट्रस को मेंटेन करना है। पी फॉर प्रोजेस्टेरोन और पी फॉर प्रेगनेंसी, ध्यान रख लो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं। मेल एंड फीमेल आल्सो स्टार्ट डेवलपिंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। वही ना, जो कि मान लो स्पर्म को रिलीज़ करना, ब्रेस्ट की साइज़ का इंक्रीज़ होना, और बॉयज़ में क्या होता है? हेयर्स ज़्यादा हेयर्स आते हैं। लड़कियों में क्या होती है? ब्रेस्ट की साइज़ इंक्रीज हो जाती है, पीरियड्स आने लगते हैं। मेल क्या करता है? स्पर्म को रिलीज़ करता है। ये सब किसी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के एग्जाम्पल होते हैं। यहाँ पे कुछ देख भी सकते हो, हेयर ग्रोथ तो मेल और फीमेल दोनों में होती है, लेकिन मेल में ज़्यादा होती है, फीमेल में क्या होती है? कम होती है, ठीक। वाइज डिपेंड्स, मेल में जो वाइट्स होती है क्या होने लगती है? भारी होने लगती है। मेल्स में क्या होता है? चौड़ा चेस्ट और शोल्डर होने लगता है। और मेल्स में क्या होती है? बॉडी होती है, मसल्स जमने लगती हैं। जबकि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट फीमेल में होता है, और हिप्स ब्रॉडन, जो कमर है वो चौड़ी होने लगती है, किसमें? फीमेल्स में, ठीक। अब यहाँ पे बढ़िया से लिखा भी हुआ है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स, ठीक है। पहली बात क्या है? फेशियल हेयर्स, जैसे कि दाढ़ी वगैरह आने लगेगा, चेस्ट पे हेयर्स आने लगेंगे, आर्मपिट हेयर आने लगेंगे, और प्यूबिक हेयर तो मेल और फीमेल दोनों में आते हैं, है ना। अब जब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल की, तो इसमें भी क्या होगा? आर्मपिट हेयर होगा, प्यूबिक हेयर होगा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, और हिप्स क्या होने लगेंगे? ब्रॉडन होने लगेंगे, याद रख लो। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का ये भी है कि इसमें क्या आने लगेंगे? पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक, ये तो आपने समझ लिया, ये तो आप जान ही गए हो। और इसके बाद से हम डिस्कस करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ये एक बढ़िया नोट्स भी है, आप चाहे तो प्रॉपर राइट कर सकते हैं। आप चाहे तो इस वाले पॉइंट को मैं पहले भी राइट कर चुके थे, इसको रिमूव कर देना, जबकि यहाँ से स्टार्ट कर लेना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। ठीक है, तो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पोर्शन विच परफॉर्म 2 मेजर फंक्शन। देखो, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके 2 हैं। पहला कि जो हमारा स्पर्म प्रोड्यूस होता है वो कौन करती है, टेस्टिस करती है। मेल में 2 टेस्टिस पाई जाती है, एक लेफ्ट साइड में और दूसरी क्या होती है, राइट साइड में होती है। ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। जो टेस्टिस होती है उसका काम क्या है, स्पर्म को प्रोड्यूस करना, जबकि और सेकंड काम क्या होता है, स्पर्म को साइट ऑफ मतलब फीमेल की बॉडी में डिलीवर करना भी किसका काम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। जो काम कौन करता है, इसका पेनिस करता है, डायग्राम में देख सकते हो। अब बात करें, इसमें बहुत सारे आर्गन्स कंसिस्ट होते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, उसमें उसके कई पार्ट्स होते हैं। जो सबसे पहला पार्ट्स है, आप देख पा रहे हो क्या है, टेस्टिस है। हमने जाना ना टेस्टिस का काम क्या है, स्पर्म को प्रोड्यूस करना। ठीक, तो उसके बारे में जानो। जो टेस्टिस होगा, जो स्पर्म को रिलीज कर रहा है, वो क्या है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है मेल का। और ये कहाँ पाया जाता है, ये आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, मतलब कि मेल के बॉडी के आउटसाइड एक कैविटी बनी होती है जिसको हम एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, और वहीं पे क्या होता है, पाया जाता है। और जिस पॉकेट में वो रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो स्क्रोटम बोलते हैं। एक और बात, जो स्क्रोटम होता है उसका टेम्परेचर क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है बॉडी के टेम्परेचर से, क्योंकि जो स्पर्म होता है उनको उनके फॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए, कम टेम्परेचर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ टेस्टिस। अब टेस्टिस का काम क्या क्या है, तो पहला बात क्या जाना कि स्पर्म को प्रोड्यूस करना। दूसरा, इस सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, यानी कि हार्मोन जो रिलीज होता है मेल में उसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, उसको भी कौन रिलीज करता है, टेस्टिस करता है। ठीक, और यही टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, वॉस डिफरेंस की। सेकंड क्या है, वॉस डिफरेंस है। वॉस डिफरेंस क्या है, एक ट्यूब होती है जो स्पर्म को टेस्टिस से यूरेथ्रा तक डिलीवर करती है। बस ध्यान रख लो कि इट इज़ अ ट्यूब विच डिलीवर्स स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा। अब नेक्स्ट है सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। अब देखो, जब आता है कहाँ पे, यूरेथ्रा में, टेस्टिस से स्पर्म, उसके पहले कुछ ग्लैंड्स मिलती हैं। टेस्टिस से यूरेथ्रा तक आने में 2 ग्लैंड्स मिलती हैं, एक सेमिनल वेसिकल है, दूसरा क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक, जो दोनों ग्लैंड्स होती हैं ना, वो फ्लूइड को सिक्रेट करती हैं, और उस फ्लूइड के साथ स्पर्म मिलके क्या बना लेता है, सीमेन बना लेता है। यानी कि जब फीमेल की बॉडी में मेल का स्पर्म रिलीज होता है तो स्पर्म के फॉर्म में नहीं, सीमेन के फॉर्म में रिलीज होता है। पॉइंट्स रिमेंबर। एंड और क्या करता है, और ये इजी टू ट्रांसपोर्ट कर देता है। स्पर्म को क्या प्रोवाइड करता है, मूवेबिलिटी, मतलब कि इसको फ्लूइड दे देगा, इससे स्पर्म क्या करेगा, जल्दी जल्दी मूव करेगा। और क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट लास्ट क्या है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है, कॉमन पैसेज है जो यूरिन और स्पर्म को रिलीज करने का। ध्यान रख लो, मेल में कॉमन पैसेज होता है, जबकि फीमेल में क्या होते हैं, 2 अलग अलग पोर्स पाए जाते हैं, यूरिन को और फॉर इंसेमिनेशन। ध्यान दे दो। अब यहाँ पर डायग्राम देखो, ये है हमारा टेस्टिस। टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, और स्पर्म प्रोड्यूस होते समय देखो, स्पर्म प्रोड्यूस टेस्टिस में होता है और उसको वॉस डिफरेंस में लाया जाता है। वॉस डिफरेंस से लाने तक, कहाँ पे, यूरेथ्रा तक लाने में, ठीक है, 2 ग्लैंड्स मिलती हैं, एक सेमिकल वेसिकल, दूसरी मिलती है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये दोनों क्या करती हैं, फ्लूइड देती हैं इसको, और फ्लूइड देने से क्या बन जाता है, स्पर्म सीमेन बन जाता है। क्या बन जाता है, सीमेन बन जाता है, और उसके बाद से कहाँ आ जाता है, यूरेथ्रा में आ जाता है, मूव करते करते। और ये यूरेथ्रा में आने के बाद वहाँ से क्या होता है, रिमूव हो जाता है। ये जो यूरेथ्रा होता है ना, इससे हम जो मेल होता है वो क्या करता है, यूरिन भी रिलीज करता है और स्पर्म भी रिलीज करता है। ठीक, अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। हाँ, इस डायग्राम में क्या देख रहे हो, एक ओवरी है, 2 ओवरी होती है, एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। हर मंथ या तो लेफ्ट वाली जो ओवरी होगी वो एग को रिलीज करेगी या राइट वाली करेगी। ठीक है, अब
जो ओवरी होती है ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल का, जो क्या करती है, बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करती है। पहला काम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एग, यानी कि हर मंथ क्या करेगी, सिंगल एग को रिलीज करेगी, या तो लेफ्ट करेगी या तो राइट, दोनों साथ में नहीं करेंगी। सेकंड है सिक्रीशन ऑफ फीमेल हार्मोन, ये दो हार्मोन को रिलीज करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को। एस्ट्रोजन क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के रिस्पॉन्सिबल होता है, और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। यहाँ पे एक सुंदर सा डायग्राम दिया हुआ है, ठीक। अब देखो सेकेंड पार्ट है फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पे देख रहे हो ना फैलोपियन ट्यूब, इसी फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। हमेशा ध्यान रख लेना कि जो हमारी क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसका जो फैलोपियन ट्यूब है, जिसको ओविडक्ट भी कहते हैं, यहीं पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इट इज़ द थिन ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस, ये क्या होती है, पतली ट्यूब होती है जो ओवरी से कहाँ जाती है, यूट्रस तक जाती है, और ये एग को कैरी करती है ओवरी से यूट्रस तक। और ये साइट किसका है, फर्टिलाइजेशन का साइट है, यानी कि यहीं पे क्या आएगा, स्पर्म आएगा, डायग्राम में भी देख सकते हो, यहीं पे क्या करेगा, स्पर्म आएगा और फर्टिलाइज करेगा। फिर जब फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो एग है वो जाइगोट में कन्वर्ट हो गया, ठीक। और जब जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, और वो एम्ब्रियो जो है वो क्या करता है, धीरे धीरे कहाँ चला आता है, फिर यूट्रस में चला आता है, और यूट्रस में आके इम्प्लांट कर जाता है। तो थर्ड है क्या, यूट्रस, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में क्या बनता है, जाइगोट। जो हमारे गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, यन होते हैं, जबकि जो हमारा जाइगोट होता है कैसा होता है, 2n होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड यूट्रस की। इट इज़ अ हालो मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन पेल्विक कैविटी, बताया ना कि पेल्विक कैविटी में पाया जाता है, और ये क्या करता है, जो ये क्या करता है, हमारे एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर लेता है, ठीक है। जो हमारा एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट हो जाएगा, और यहीं पे बच्चे का क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, ठीक है। द एम्ब्रियो इम्प्लांट इन यूट्राइन लाइनिंग एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस इज सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन द फीटस, यही चीज़ है। जो हमारा एम्ब्रियो है क्या हुआ है, इम्प्लांट कर गया है यूट्रस में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फीटस में कन्वर्ट होकर डिफरेंट पार्ट सीन होने लगेंगे और डेवलपमेंट होगा। इसके बाद से कौन आता है, चौथा सर्विक्स। सर्विक्स क्या है, सर्विक्स एक रीजन है जो क्या करता है, यूट्रस और वेजाइना को कनेक्ट करता है, यानी कि सर्विक्स वो रीज़न है जो यूट्रस और वेजाइना को क्या करता है, कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है वेजाइना। वेजाइना क्या करता है, इंटरकोर्स के दौरान इसी के थ्रू जो सीमेन है वो क्या करता है, इंसर्ट करता है फीमेल की बॉडी में, और इसी के थ्रू जब पार्चुरेशन होता है, पार्चुरेशन का मतलब वह टाइम पीरियड जब बच्चा रिलीज होगा मदर की बॉडी से 9 मंथ बाद, उसको पार्चुरेशन बोलते हैं, और इसी वेजाइना के थ्रू क्या होगा, बाहर आएगा, ठीक। ये तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे। अब हम फर्टिलाइजेशन की बात कर ले। तुम लोग फर्टिलाइजेशन पहले भी समझ चुके हो। होता है क्या फर्टिलाइजेशन में, जब क्या होता है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होना होता है तो जो स्पर्म क्या करता है, वेजाइनल पैसेज के थ्रू क्या होता है, इंसर्ट करता है फीमेल की बॉडी में, ठीक। और स्पर्म क्या करता है, ट्रेवल्स करता है और पहुंच जाता है ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब में, ठीक। और क्या करता है, एक को फर्टिलाइज कर देता है, पहले पहुंचेगा फिर फर्टिलाइज करेगा। अब फर्टिलाइजेशन के बाद रिजल्ट क्या बनता है, एक मिनट रुक जाओ, सॉरी, जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट पे क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट जो होता है डिवाइड करता है, देखो ये जाइगोट बन गया, डिवाइड किया, बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाया, और लास्ट में क्या बना लेता है, एम्ब्रियो बना लेता है। अब यही जो एम्ब्रियो है क्या करता है, इम्प्लांट हो जाता है कहाँ पे, यूट्रस की लाइन में, ये देख रहे हो ना यूट्रस। अब ये एम्ब्रियो बना कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में, धीरे धीरे आएगा यूट्रस में, और यहाँ पे क्या कर रहेगा, इम्प्लांट कर जाएगा, और क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फीटस में। फीटस वह स्टेज होती है जहाँ पे हम बेबी के हर पार्ट्स को क्या कर सकते हैं, क्लियरली सीन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्लियरली सीन कर सकते हैं। और जो हमारा जो बेबी है वो न्यूट्रिशन लेता कहाँ से, तो वो उसके बाहर एक कवरिंग होती है जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं, और उसी के थ्रू क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है। मदर और चाइल्ड का जो बॉडी है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, जिसके थ्रू उसको बोलते हैं क्या है, अम्लिकार्ड। जब बच्चा मदर की पेट से बाहर आ जाता है तो इस अम्लिकार्ड को काट के बांध दिया जाता है, और कुछ टाइम बाद ये आप वैसे ही सूख जाता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब प्लेसेंटा के बारे में थोड़ा बहुत जान लो। देखो ये है प्लेसेंटा,
जो इस बॉडी को क्या, इस बेबी को क्या करती है, प्रोटेक्ट कर लेती है। और ये क्या है, यूटेराइन वॉल, इसके बाहर की लेयर। और ये अम्लिकार्ड है, इसी अम्लिकार्ड के थ्रू जो बच्चा होता है वो क्या करता है, न्यूट्रिशन को लेता है। मदर जो भी खाती है वो बच्चा उससे न्यूट्रिशन लेता है, इसलिए बोलते हैं मम्मी अच्छा खाएगी तो बच्चा क्या होगा, हेल्दी पैदा होगा। ठीक है। और इसी प्लेसेंटा, इट इज़ अ डिस्क शेप स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन यूटेराइन वॉल, यानी कि ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है और कहाँ पाया जाता है, हमारे यूटेराइन वॉल में पाया जाता है। और प्लेसेंटा का काम याद कर लो कि जो प्लेसेंटा होता है वो न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। ठीक है। अब हम बात करें, सॉरी देखो, हम बात कर रहे थे कि क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो 9 मंथ तक बेबी को प्रोटेक्ट करता है। और 9 मंथ बाद क्या होता है, जेस्टेशन पीरियड के बाद 9 मंथ का क्या होता है, जेस्टेशन पीरियड होता है। उसके बाद क्या होता है, रिदमिक कंस्ट्रक्शन के दौरान यूट्रस फैलता है और जो वेजाइना के थ्रू बेबी क्या होता है, बाहर होता है। इसके बाद से हम बात करें क्या, मेंस्ट्रुएशन की। मेंस्ट्रुएशन देखो, हर मंथ जब बेबी क्या होता है, जब जो गर्ल्स होती है क्या करने लगती हैं, एग को रिलीज़ करने लगती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। एवरी मंथ egg releases one egg in uterus prepare itself to receive fertilized egg and developing thick and spongy lining। देखो क्या करता है ना, जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आने लगते हैं फीमेल्स में, तो होता क्या है कि जो हमारी गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स में हर मंथ एग रिलीज होता है। अगर वो एग फर्टिलाइज हो गया तो जाइगोट बन जाएगा और इम्प्लांट कर जाएगा। अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होता है, वो धीरे धीरे कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है और कार्पस ल्यूटियम के बाद वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसके साथ ही वो जो एंडोमेट्रियम की वॉल होती है, जो थिक हुई रहती है, वो टूट के गिरने लगती है। जब टूट के गिरती है तो वही क्या, ब्लड के फॉर्म में, बेस्ट मटेरियल के फॉर्म में बाहर आ जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है। दिस साइकिल टेक्स रफली मंथ एंड नोन एज अ मेंस्ट्रुएशन, यानी कि हर मंथ जो साइकिल चलती है उसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। और ये लास्ट कितने, 2 से 8 दिनों का होता है। कुछ गर्ल्स में 2 से 5 दिन भी कभी पीरियड आता है। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जान लो। इंपॉर्टेंट टर्म का मतलब मीनार्ड्स क्या है। जब फर्स्ट टाइम किसी गर्ल्स में पीरियड आता है तो उसको क्या बोलते हैं, मीनार्ड्स बोलते हैं। और यहीं पे क्या होता है, अगर मेंस्ट्रुएशन की मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें, यानी कि हर मंथ वह साइकिल ये जो होता है 28 दिन का होता है। और हर मंथ क्या होता है, जब गर्ल्स में 5 to 7 डेज के लिए पीरियड्स आते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और ठीक है, हर और मीनोपॉज क्या होता है, तो जब नेचुरल बाय नेचर में जब पीरियड आना बंद हो जाता है गर्ल्स का, वुमेंस का 50 साल के एज में होता है जनरली ये, जब पीरियड्स आना बंद हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, मीनोपॉज बोलते हैं। मीनो का मतलब होता है पीरियड और पॉज का मतलब है रुक जाना, मतलब पीरियड का बंद हो जाना क्या है, मीनोपॉज है। अब देखो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट समझ लो, इसको समझने से ये होगा ना कि आप डिटेल में जान जाओगे कैसे होता है। मान लो फीमेल ओवरी है, वो क्या करती है, हर मंथ एक एग को रिलीज करती है। और जब एग को रिलीज करती है तो जो उसके यूट्रस की जो वॉल है कैसी होने लगती है, थिक होने लगती है। ठीक, मोटी होने लगती है। क्यों, क्योंकि सोचती है कि स्पर्म आएगा उसको फर्टिलाइज करेगा और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, एक जाइगोट बनेगा। जाइगोट को हमें प्रोटेक्शन देना है, इम्प्लांट करना है, तो थिक रहेगा तो बेनिफिट होगा। ठीक, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगी, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, जो यूटेराइन वॉल है की वेसल्स है वो धीरे धीरे क्या करने लगेंगे, टूटने लगेंगी। और टूट के ब्लड के फॉर्म में क्या होने लगेंगी, गिरने लगेंगी। ठीक है। और उसमें क्या आएगा, तब क्या आने लगेगा, पीरियड्स आने लगेंगे। 28 दिन बाद हर गर्ल्स को 5 to 7 डेज की क्या होती है, हैवी ब्लीडिंग होती है। ठीक, और जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो फीमेल्स के लिए क्या होता है, हेल्दी प्रोसेस होता है वुमेन्स लाइफ के लिए। अगर पीरियड्स ना आए तो गर्ल्स में बहुत सारी क्या हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। देखो, इंटीमेशन करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, इंटरकोर्स के दौरान या उससे पहले रिप्रोडक्टिव हमारे हेल्थ का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर गुड हेल्थ है तभी बेबी गुड पैदा होगा या हम इंटरकोर्स अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, अब
रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, it is the overall beginning of an individual all aspect related to reproduction including physical emotional and social health। मतलब कि किसी भी बच्ची गर्ल्स का फिजिकल इमोशनल और सोशल हेल्थ का गुड होना ही क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहलाता है। ठीक है, अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ गुड है तभी वो बच्ची गर्ल्स क्या है, वेल मेंटेन्ड है। अगर नहीं होगा गुड तो क्या होंगी, डिफरेंट टाइप के डिजीज़ होंगी जिनको हम एसटीडी के नाम से जानते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के नाम से जानते हैं। ठीक, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की, यानी कि ऐसी बीमारियां जो इंटरकोर्स के दौरान होती है उनको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के नाम से जानते हैं, जैसे कि एड्स, जैसे कि गोनोरिया, जैसे सिफेलिस। जो एड्स होता है वो वायरस के द्वारा होता है, जबकि जो गिनोरिया और सिफेलिस है वो किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं। ठीक है, अब देखो कुछ बर्थ कंट्रोल मेथड्स भी हैं, जैसे कि मान लो कि कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी है, उसको रोकने के लिए क्या करते हैं हम, डिफरेंट टाइप के बर्थ कंट्रोल मेथड्स लाते हैं। और एक और चीज़, इससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी क्या रहता है, गुड रहता है। मान लो कोई बच्चा पैदा नहीं करना चाहता है और इंटरकोर्स करना चाहते हैं, तो इनके लिए क्या है, बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं। डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, और अनवांटेड प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। तो जिसमें क्या आता है, बहुत सारे बैरियर्स हैं, जैसे कि हम जो मेल है वो कंडोम का यूज करके क्या कर सकता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी से रोक सकता है। हार्मोनल मेथड, जैसे कि ओरल पिल्स आती हैं, फीमेल्स खा के अपने हार्मोन्स को डिसबैलेंस करके क्या कर सकती हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकती हैं। आईयूडी, ठीक है, आईयूडी कॉपर जिसमें आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। स्टेरिलाइजेशन का भी ये परमानेंट मेथड होता है। और क्या होता है, सेफ पीरियड, मतलब कि कुछ डेज होते हैं उनको छोड़ के अगर आप इंटरकोर्स करते हो तो चांसेस कम होते हैं क्या है, अनवांटेड प्रेगनेंसीज के। और अगर चाहते हो आप इंटरकोर्स के दौरान बच्चे को पैदा करना, तो क्या कौन सा टाइम सेफ होता है, देखो जब पीरियड ख़त्म होने से 10 से 10 डेज टू 14 डेज तक का जो टाइमिंग होता है ना, वो क्या होता है, बेस्ट माना जाता है किसके लिए, प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए। ठीक है, प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए, कंसीव। ठीक है, अब इसमें पहला बैरियर, अगर मान लो कोई व्यक्ति है जो क्या करना चाहता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकना चाहता है, तो बहुत सारे मेथड्स आते हैं। पहला है मैकेनिकल या बैरियर मेथड्स। मान लो जैसे कोई कंडोम या सर्वाइकल कैप लगा के, जो फीमेल होती है वो सर्वाइकल कैप लगा ले, या मेल क्या कर ले, कंडोम का यूज़ करके इंटरकोर्स करे, तो क्या होगा, वो मैकेनिकल या मैकेनिकल बैरियर है। ठीक है, मैकेनिकल मेथड्स है। और इसके एडवांटेज क्या क्या हैं, ये बीमारियों क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ना कोई मेल क्या होगा, मेल का सीमेन मिलेगा, और सीमेन से ही ट्रांसफ्यूज़न होना है, सीमेन मिलेगा ना बैक्टीरिया ट्रांसफ़र होगा, इससे क्या होगा, एसटीडी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सेकंड होता है केमिकल मेथड, जिसमें ओरल पिल्स आती हैं। इससे क्या होता है, हार्मोन्स को क्या किया जाता है, बैलेंस कर दिया जाता है। नेक्स्ट है क्या है, आईयूडी, इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसमें आती क्या है, कॉपर टी जो फीमेल्स होती हैं 5 to 10 ईयर्स के लिए लगवा लेती हैं, जिससे क्या होता है, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोका जा सकता है। ठीक, लेकिन इससे क्या है कि इससे इरिटेशन भी हो सकती है, ये उतना सेफ माना नहीं जाता है। सर्जिकल मेथड, मान लो कि कोई मेल है कोई फीमेल है, इंटरकोर्स तो करना चाहते हैं, बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं, या बच्चे पैदा कर नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए सर्जिकल मेथड्स आते हैं। जो मेल होता है ना, उसमें क्या किया जाता है, वॉस डिफरेंस, अभी पढ़ा कि जो स्पर्म को क्या कर रहा था, टेस्टिस से लेके आ रहा था यूरेथ्रा तक, उसको काट के और बांध दिया जाता है। जब काट के बांध दिया जाएगा, ट्यूब को ही हटा दिया गया, तो ना स्पर्म आएगा और ना फर्टिलाइजेशन होगा। ये किस में होता है, मेल में होता है। ठीक, जो ट्यूबेक्टॉमी होती है, इसमें फैलोपियन ट्यूब को क्या किया जाता है, कट करके और बांध दिया जाता है। और ट्यूबेक्टॉमी से क्या होता है, फीमेल कभी भी मां नहीं बन सकती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वसेक्टॉमी याद रख लो, मेल में होता है क्योंकि इसमें वॉस डिफरेंसिया काटा जाता है, जबकि ट्यूबेक्टॉमी फैलोपियन ट्यूब को कट करके किया जाता है, इसलिए किस में होता है, फीमेल में होता है। ठीक है, और ये मेल में होता है। ठीक है,
ये तो बढ़िया से जान ही लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।